एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे अपनी सुपर टेट की प्रिपरेशन को। सुपर टेट की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटीज के साथ साथ हमको एससीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, मींस यूपी बोर्ड की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपके लिए यूपी बोर्ड की बुक्स भी लेकर आई हूँ। तो आपको यूपी बोर्ड की बुक्स में पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, एससीईआरटीज में पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। आज हम करेंगे क्लास 6 स्टैंडर्ड की एससीईआरटी को। अभी वीडियो आपका ये वीडियो दो पार्ट में मिलेगा जो क्लास 6 स्टैंडर्ड का है। आज कुछ चैप्टर्स करेंगे, फिर कल हम एक दो दिन के बाद इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो आपकी ये क्लास 6 स्टैंडर्ड की बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो क्लास 6 स्टैंडर्ड की बुक एससीईआरटी से नया सेशन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो कोई भी अगर सुपर टेट की तैयारी कर रहा है या यूपी टेट की तैयारी कर रहा है तो इन सेशन को जरूर देखिएगा। एससीईआरटी की प्रॉपर समरीज आपके आगे आएगी। एनसीईआरटी की समरीज हमने कई बार करी है, अब हम एससीईआरटी की समरी को भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एनसीईआरटी का भी कंटेंट आपको दिया जाता है। क्लास 9 स्टैंडर्ड की फिजिक्स कंप्लीट हो गई है, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है वन शॉट। साथ ही साथ आपको बायो भी चल रही है क्लास 12 तक के स्तर की। तो इन सब सेशन से जरूर जुड़िए। और इसके साथ साथ रैपिड फायर टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें 2 टेस्ट आपके ऑलरेडी 2 से 3 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। नहीं दिया है जाकर देखो और उन टेस्ट को जरूर दो, वो आपका रिविजन के फॉर्म में वो टेस्ट चल रहे हैं। साथ ही साथ इन सब के साथ साथ ज्योग्राफी पॉलिटी के भी टेस्ट में इंक्लूड करूंगी रैपिड फायर सेशन में। तो इन सबको देखते हुए आज का सेशन भी जरूर देखिएगा। चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और अपने कंटेंट तो आइए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं विज्ञान को। ये आपकी एससीईआरटी बुक है यूपी बोर्ड की कक्षा 6 की। तो आओ स्टार्ट कर देते हैं। इसके चैप्टर्स हम करते रहेंगे और धीरे धीरे अपनी सारी बुक्स को भी कंप्लीट कर लेंगे जैसे हमने एनसीईआरटीज को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर आपकी 17 चैप्टर्स हैं, 17 इकाई है जिसको मैं आपको एक एक करके सब कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर की दैनिक जीवन में विज्ञान। तो ये पहला चैप्टर है, बिल्कुल भी समय को ना गवाते हुए अपनी चीजों को एकदम हमको बहुत अच्छी तरीके से करना है। तो दैनिक जीवन में विज्ञान मतलब कि डेली की रोजमर्रा की चीजों में किस तरह से विज्ञान का आपका उपयोग हो रहा है। दूसरी बात कि कौन कौन से वैज्ञानिक ने क्या क्या चीजों की खोज की है। तीसरी बात कि आपके देश के वैज्ञानिक मतलब कि आपके इंडिया के साइंटिस्ट और आपके बाहर के डिस्कवरर्स आउट ऑफ इंडिया, ये सारी चीजों के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। किस तरीके से विज्ञान आपके लिए उपयोगी है, किस तरीके से विज्ञान का गलत उपयोग आपके लिए ही हानिकारक है, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। चैप्टर आसान है, चीजों को सुनते रहो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आए मिले उसको लिखते जरूर रहना, जिससे कि लास्ट में रिविजन आपको खुद करना है अपने आप से। तब आप कैसे रिविजन करेंगे, जब आप खुद उस चीजों को नोट करते हुए चलेंगे। तो अपने पेपर पेन को लेकर खोलकर बैठकर सुंदर सुंदर कलरफुल पेन लेकर नोट को बनाते रहो। इसका पीडीएफ मैं आपको सेम सेंड कर दूंगी, जिसमें लाइनें मैंने नोट करी हैं, मींस लाइनें मैंने मार्क करी हुई हैं आपके लिए सहूलियत के लिए और खुद के सहूलियत के लिए पढ़ाने के लिए, क्योंकि हमको एक एक लाइन नहीं पढ़नी है, हमको वो लाइन से इसमें से उठानी है जो इंपॉर्टेंट है। तो एज अ वन लाइनर आप इसको समझकर चलिए। पहली इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी हर वस्तु को गुरुत्व आकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरता है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि यहाँ पर गुरुत्व आकर्षण बल के बारे में बताया गया है, कि ग्रेविटेशन के बारे में बताया है। और किसने बताया है? आइजैक न्यूटन ने बताया है। और क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल? सबको पता है, कोई चीज ऊपर से फेंको तो नीचे ही आकर गिरती है। इसका मतलब प्रत्येक चीज पृथ्वी तक आकर्षित होती है, ये आइजैक न्यूटन ने बताया था। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्या वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण इंपॉर्टेंट है? क्या क्या चरण होते हैं वैज्ञानिक विधि के? मतलब कि अगर कोई चीज किसी ने साइंटिस्ट ने बताई तो उस कोई चीज को बताने के लिए, मतलब एक लॉ बताया या अपने कोई हाइपोथेसिस नहीं, अपना एक लॉ बताया, अपनी एक थ्योरी दी, तो उसके पीछे उससे कई तरह के कार्य किए होंगे। जैसे कि उसके दिमाग में कभी एक कोई सोच आई होगी, जैसे कि आइजैक न्यूटन के दिमाग में आया होगा कि ये चीज अगर नीचे गिरी तो क्यों गिरी। तो इसके हिसाब से उन्होंने अपनी एक कुछ परिकल्पनाएं बनाई होंगी, उस परिकल्पनाओं का कुछ परीक्षण किया होगा, उसमें कुछ प्रयोग किए होंगे और उन प्रयोगों को करने के बाद क्या होंगे, वो धीरे धीरे उस रिजल्ट पर आए होंगे। फिर उसकी फिर से उन्होंने क्या किया होगा, फिर से चेक करा होगा, रीचेक किया होगा, फिर जाके उन्होंने अपनी एक लॉ को दिया होगा। तो यही चीज यहाँ पर है कि पहले क्या है, जिज्ञासा आती है कोई चीज को करने की कि ये चीज क्यों हुई। तो यहाँ पर हाउ और वाई वाला क्वेश्चन जरूर आता है साइंस में, कि हाउ और वाई के क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, तभी साइंस का डेवलपमेंट होता है।
ठीक है। एक साइंटिस्ट ने कोई चीज़ डेवलप करी, जैसे डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, तो फिर उसके बाद फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, फिर प्लम पुडिंग मॉडल आया, फिर आपका जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल आया, फिर आपका और भी इस तरह से मॉडल्स आते रहे, फिर आपका रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर आपका फिर आपके आगे भी आए कि एटम के अंदर क्या-क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप होती रही। तो इसका मतलब कि जिज्ञासा और प्रश्न करना जब वैज्ञानिकों के दिमाग में होता है, तब चीज़ें आगे बढ़ती हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ की परिकल्पना की ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से उन्होंने प्रेडिक्शंस करे। फिर परीक्षण किया, फिर निरीक्षण किया, फिर आपका वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन किया, फिर अभिलेखन किया, फिर पुनर्विचार किया कि भाई जो किया वो सही किया कि नहीं किया। फिर निष्कर्ष निकाला, फिर नए प्रयोग को किया। तो इस तरीके से क्या है, वैज्ञानिक विधि विधि अपने अपनाते हैं वैज्ञानिक लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब दैनिक जीवन में विज्ञान की देन, मतलब कि आपकी डेली जो लाइफ एक्टिविटीज है उसमें किस तरह से विज्ञान आपका रोल प्ले करता है। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में अगर मैं देखूं, तो कृषि के क्षेत्र में क्या है, पहले क्या था कि हल था, फिर बैलगाड़ी थी, फिर क्या था, खुद से हाथ से सारी चीजें की जाती थी। पर आज के युग में देखा जाए तो साइंस ने जो डेवलपमेंट से क्या हुआ, उस डेवलपमेंट से ये हुआ कि अब डिफरेंट डिफरेंट मशीनरीज का भी उपयोग होने लगा। फर्टिलाइजर्स भी क्या है इंडस्ट्रीज में बनने लगे। तो इसके हिसाब से क्या हो गया कि साइंस ने डेवलप किया, उस डेवलप का क्या है, डेली जो दिनचर्या है उसमें उसका उपयोग हुआ। ऐसे गैस का चूल्हा बना, टेलीविजन, रेडियो हुए, रेलगाड़ी, कार, वायुमान, इन सब का भी क्या है डेवलपमेंट्स हुए, डिस्कवरीज हुई और लोगों ने बनाए। किसने, साइंटिस्ट ने बनाए। तो इस तरीके से साइंस का योगदान बहुत ज्यादा है। आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है आपका, कि विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं। तो देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें वही चीजें मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे कि अगर विज्ञान का ज्यादा उपयोग कर लिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर विज्ञान क्या है बहुत ज्यादा यूज हुआ, तो उससे क्या हो गया, बहुत ज्यादा कार बन गई, एरोप्लेन बन गए, फिर आपके मोटर बाइक्स बन गई। तो इससे क्या हो गया कि जो प्रदूषण है, जो वातावरण था वो दूषित होने लगा। क्यों होने लगा, कि उतने ज्यादा डीजल पेट्रोल जलेंगे, उतना ज्यादा ईंधन में कंबशन होगा, तो उससे क्या है कि प्रदूषण फैलेगा। तो ये क्या हो गया, ये विज्ञान के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चालित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित होता जा रहा है। ऐसे इसी तरह से मृदा का प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। कैसे, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक की दवाओं का इस्तेमाल करने से। ठीक है, तो वही बात है, जहां पर विज्ञान हमारे लिए यूजफुल है वहीं पे विज्ञान हमारे लिए क्या है, हानिकारक भी है। फिर जैसे कि अगर फर्टिलाइजर्स हो गए या पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सब अगर ज्यादा इसका उपयोग करा जाता है तो केचुआ, सांप, ये सब क्या हो जाते हैं, मरने लगते हैं, मर जाते हैं। तो क्या होता है, ये भी एक तरह का हमारे लिए दुरुपयोग हो गया विज्ञान का। ठीक, फिर आपका भूजल स्तर नीचे खिंच रहा है, मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ध्वनि प्रदूषण जिससे हो रहा है, फिर रेडियोधर्मी विकिरण आपके जो आपकी है वो क्या कर रही है, आपको प्रदूषित कर रही हैं। फिर ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। ठीक है, फिर आपको क्या हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी एमिट आउट हो रहे हैं। कहाँ से हो रहे हैं, आपके रेफ्रिजरेटर से, फिर आपके एसी से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वृद्धि हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब एक तरह से प्रदूषण का काम कर रही हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान। तो आपको देखो भारतीय वैज्ञानिक भी याद रखने हैं, विदेशी वैज्ञानिक भी याद रखने हैं। सबसे पहले हो गए प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चरक, फिर आ गए शुत्र सुश्रुत सॉरी सुश्रुत आ गए, फिर आपके आर्यभट्ट आ गए, फिर आपके श्रीधराचार्य आ गए। तो ये आपको 3 वैज्ञानिकों के नाम बहुत याद रखने हैं। ये यूपी टेट में आपका क्वेश्चन आ चुका है एक बार इस तरह से। तो आपके एग्जाम्स में कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि चरक ने क्या किया था। चरक ने जड़ी बूटियों की औषधि के गुणों के द्वारा के रोगों का उपचार किया था, इसकी विधि बताई थी। फिर आपके सुश्रुत ने क्या किया था, इन्होंने आपकी सर्जरी पे काम किया था। ठीक है, फिर आर्यभट्ट ने पाई को दिया था, पाई का मान दिया था। फिर श्रीधराचार्य ने क्या किया था, समीकरण, वर्ग समीकरण का हल देने वाले थे ये। ठीक, तो ये सब आपको ज्ञात रखना होगा। अब इसी जगह पर क्या हो गया, भारतीय वैज्ञानिक एवं उनका योगदान। तो भारतीय वैज्ञानिकों के नाम यहाँ पर हैं आपके। ठीक है, तो इसको भी आप भारतीय एवं उनका उपयोग, ठीक है, भारतीय हैं सारे ये। जैसे कल्पना चावला हो गई। ठीक है, तो इन्हें अंतरिक्ष विज्ञान इन्होंने दिया। फिर आपका क्या हो गया, इम्पोर्टेंट है इसमें, देखो इसमें ना ये इमेज साफ नहीं है, किसी के पास साफ इमेज ना तालिका 1.2 की, तो प्लीज टेलीग्राम पे मुझे सेंड कर देना, तो मैं उससे देखूंगी। सीवी रमन ने प्रकाश का प्रकीर्णन, फिर आपका एम रामानुजन ने संख्या सिद्धांत दिया था। फिर बहुत साफ इसमें नहीं दिख रहा है। फिर
मैं क्या ही बोलूँ इसमें, जब साफ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई मुझे ज़रूर दे देना, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं विदेशी वैज्ञानिक। तो विदेशी वैज्ञानिक में एडवर्ड जेनर आए। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया, वैक्सीन दी। ये आपकी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन थी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आए, इन्होंने क्या था, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाया, ठीक है, एंटीबायोटिक। फिर मैडम मैरी क्यूरी आई, रेडियम और पोलोनियम उन्होंने डिस्कवरी की। फिर गैलीलियो आए, दूरबीन। फिर थॉमस एल्वा एडिसन आए, ग्रामोफोन एवं विद्युत। फिर रेडियो की। फिर आपको यहाँ पर क्या आपको इम्पोर्टेंट रखना है याद, एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन आए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो ये तालिका ना, ये इसमें तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट तालिका है, इसको तो याद ही रट लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं इसरो। अब यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इसरो के बारे में, कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास एवं उसके अनुप्रयोग का कार्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले इसरो की फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। दूसरी बात है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। याद कैसे रखोगे, 9 को उल्टा करो 6, 6 को उल्टा करो 9, मतलब एक बार 9 था, फिर एक बार उल्टा किया 6, फिर एक बार उल्टा किया 9। तो 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर इसरो के हिसाब से याद रखना होगा आपको, ठीक। तो आपका पहला चैप्टर खत्म होता है। चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। और इसके जो एग्जाम्पलर्स है ना, मतलब ये एससीईआरटी के एग्जाम्पलर्स, ये हम अलग से करेंगे, जिससे कि हमारा पूरा एक सेशन हो जाएगा तैयार, और उसमें हम सारे जितने इसके एससीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के, वो हम सारे कंप्लीट करेंगे एक साथ। वन शॉर्ट वीडियो रहेगा वो आपका। पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। चलो आप देख लेते हैं इसमें। तो हमारे आसपास की सभी वस्तुओं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती है और जिनका ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास किया जा सकता है, इन्हें पदार्थ कहते हैं। मतलब ये सब चीजें क्या होती है, मैटर। तो वही चीज है कि ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मैटर। कोई भी चीज हो वो किससे बनी होती है, मैटर से बनी होती है, पदार्थ से बनी होती है। क्योंकि पदार्थ क्या होता है, वो एक स्थान घेरता है, उसका अपना क्या होता है, कुछ अस्तित्व होता है। फिर ज्ञानेंद्रियों से आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको एहसास कर सकते हैं। तो वही चीज है, मैटर है। हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटीज में ये सब चीजें। चलो अब देख लेते हैं क्या, पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार। मतलब कि मैटर का क्या है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है कि वस्तुओं को अनेक सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। तो वही बात है, जैसे कोई ठोस है वस्तु, तो जितनी भी ठोस वस्तु है वो किस में आ जाएंगी, सॉलिड में आ जाएंगी। तो वो क्या हो गया, एक तरह से उसका क्लासिफिकेशन हो गया। जितने भी तरल पदार्थ है, लिक्विड है, द्रव्य है आपके, वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके लिक्विड या द्रव्य में आ जाएंगे। जितनी भी आपकी हवा टाइप की चीजें हैं, गैसेस हैं, वो किस में आ जाएंगी, गैस में आ जाएंगी। तो इस तरह से पदार्थ का क्या है, वर्गीकरण किया जाता है। पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण होता है, मतलब फिजिकल आपका क्लासिफिकेशन हो गया। या फिर आपका क्या हो गया, यहाँ पर आंतरिक संरचना जहां देखेंगे वो आपका रासायनिक वर्गीकरण हो गया। मतलब ये आपका केमिकल वर्गीकरण है, मतलब क्लासिफिकेशन की बात यहाँ पर की गई है। भौतिक परिवर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को ठोस, द्रव्य, गैस में विभाजित किया जाता है। रासायनिक परिवर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को तत्व, यौगिक मिश्रण में विभाजित किया जाता है। वही बात है, कोई मैटर है तो मैटर क्या होगा, या तो मिक्सचर होगा या प्योर सब्सटेंस होगा। प्योर सब्सटेंस है तो एलिमेंट या कंपाउंड हो जाएगा। इसको देखो ऐसे समझो, अगर कोई मेरे पास मैटर है तो मैटर किससे बना होगा, या तो मिक्सचर होगा या फिर क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक है। प्योर सब्सटेंस होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर या तो एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा, ठीक। अब मिक्सचर हो जाएगा तो मिक्सचर भी अलग, मिक्सचर क्या हो जाएंगे, ये भी आपका मैटर का ही होता है मिक्सचर। जैसे कि पानी में सैंड को घोलना है, सब मिक्सचर हो गया, ठीक। चलो मिश्रण हो गया एक तरह से। अब पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर, अब देखो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। ठोस में क्या हो जाएगा, इसमें ये स्पष्ट है कि ठोस पदार्थ आकार या आयतन में दोनों निश्चित होते हैं। ठोस को, एक बॉल को चाहे चम्मच में रखो, चाहे एक बॉल को ग्लास में रखो, चाहे एक बॉल को प्लेट में रखो, बॉल हमेशा बॉल रहेगी। तो इसका मतलब कि उसका जो आकार है और आयतन है वो हमेशा निश्चित रहता है। किसी चीज में रखने से उसका आयतन आकार नहीं बदलता। क्यों, क्योंकि उसके जो अणु होते हैं, कण होते हैं, वो पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस पदार्थ के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर रहते हैं, इसी कारण इनकी आवृत्ति एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ठीक है।
नेक्स्ट जो चलते हैं, नेक्स्ट बात है द्रव। द्रव में क्या होगा, देखो ये लिक्विड है, लिक्विड को मैंने एक टेस्ट ट्यूब में रखा तो भी लिक्विड ने किसकी शेप ले ली। लिक्विड को अगर मैंने एक बकेट में रखा तो लिक्विड ने क्या कर लिया, लिक्विड ने इसकी शेप ले ली। ठीक है, अगर लिक्विड को मैंने एक टब में रखा तो लिक्विड ने इसकी शेप ले ली। तो इससे ही समझ में आया कि जिस भी प्रवृत्ति में एक लिक्विड जाता है वो उसकी शेप ले लेता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि उसका आकार क्या होता है, हर समय सेम नहीं रहता, जिस जिस पर उसका जो आयतन है, जिसका वॉल्यूम है, वो क्या रहता है, निश्चित रहता है। इंपॉर्टेंट है। फिर ठोस पदार्थ की तुलना में द्रव में के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इसमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव्य पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती, किंतु इनके कणों का एक सीमा में बंधे होने का कारण इसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, फिर बात आ जाती है जैसे धुआं। अब धुआं क्या हो जाता है, दूर दूर तक चला जाता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमने तीन चीज समझी। पहली चीज समझी ठोस, दूसरी चीज समझी द्रव्य, तीसरी चीज समझी हमने गैस। अगर इन सब के मैं मॉलिक्यूल्स में बनाऊं यहाँ पर, तो ठोस के क्या होंगे, एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, जो हिल नहीं पाते हैं। ठीक है, और द्रव्य में क्या हो जाएगा, द्रव्य में आपके थोड़े दूर दूर पाए जाते हैं, होते इसमें भी ज्यादा है। अब गैसेस में क्या होंगे, ये बहुत ज्यादा दूर पाए जाएंगे। तो इस तरह से ये लैटिस पूरा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, जल में घुलनशीलता के आधार पर। तो किसी द्रव्य जैसे पानी में, तो देखो दो चीज समझो यहाँ पर। ये मेरे पास चीनी का क्या है, टुकड़े हैं, क्रिस्टल्स है, और ये क्या है मेरे पास बीकर में, इसमें भरा है पानी। ठीक, अब इस क्रिस्टल को मुझे इसमें क्या है, घोलना है। तो जो घोला जाता है वो क्या हो जाता है, वो आपका सॉल्यूट होता है, और जिसमें घोलते हैं वो क्या हो जाता है, सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट हो गया आपका, विलय हो गया आपकी चीनी हो गई, और जो विलयन हो गया वो आपका सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार किसी द्रव्य जैसे पानी में घुलने वाले पदार्थ को अघुलनशील या अविलय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि इसी प्रकार किसी द्रव्य जैसे पानी में ना घुलने वाले, मतलब जो चीज नहीं घुलती उसको क्या बोलते हैं, अविलय बोलते हैं, या फिर क्या हो जाता है, ये अघुलनशील होता है। ठीक है, इनसॉल्युबल होता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, जल के सापेक्ष भार के आधार पर। तो कुछ, अब देखो, अब मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास इसमें जल प्रेजेंट है। अब इसमें मेरे पास क्या है, ऊपर से एक क्या है, एक थर्मोकोल का टुकड़ा है। तो क्या ये डूबेगा, नहीं डूबेगा। तो इसका मतलब कि इसकी जो डेंसिटी है, इसका जो घनत्व है इस थर्मोकोल बॉल का, ये क्या है, कम है पानी के घनत्व से, तो ये तैरेगा। अब इसकी जगह पर क्या हो जाता, यही पानी होता, और यहाँ पर ये बॉल होती लोहे की, तो ये क्या करती, फट से डूब जाती। क्यों, क्योंकि अब जो बॉल की डेंसिटी है, घनत्व है, वो ज्यादा है इससे, पानी की डेंसिटी से। ठीक है, तो कोई हल्की चीज होगी वो तैरेगी, जो भारी चीज होगी वो डूब जाएगी। फिर पारदर्शिता के आधार पर। अब पारदर्शिता के आधार पर क्या होगा, कोई सब्सटेंस कैसे होते हैं, सॉरी, हाँ, पारदर्शिता के आधार, पारदर्शी, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। अपारदर्शी मतलब क्या हो जाएगा, ओपेक। और आपकी क्या है, पारभासी हो जाएंगे आपके, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो ये तीन चीज है कि जिसके आर पार देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट, जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता ओपेक, जिनके आर पार धुंधला देखा जाता है वो आपका हो जाएगा ट्रांसलूसेंट। चलो, तो ये आपकी हो गई। अब कुछ क्या होते हैं आपके, तो ये हो गया हमारा, हाँ। अब कुछ होते हैं, हाँ, किसी भी चीजों को हम कैसे और वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से। मतलब कि कुछ होते हैं जो आकर्षित करते हैं, और कुछ चुंबकीय होते हैं इसलिए आकर्षित करते हैं, कुछ अचुंबकीय होते हैं जो कि आकर्षित नहीं करते। मतलब सब्सटेंसेस आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स भी हो सकते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स भी हो सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी तरफ लोहे को खींच लेते हैं, और जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं जैसे रबर हो गया, वाटर बॉटल हो गई, फिर आपका क्या हो गया, प्लास्टिक हो गई, तो ये सब क्या हो गए, नॉन मैग्नेटिक हो गए। अब मैग्नेट में आपका देखो, लोहे के अतिरिक्त निकिल कोबाल्ट भी क्या होता है, क्या आपके खींचता है मैग्नेट अपनी तरफ। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना। तो ये भी कैसे होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होते हैं। क्या आप देख लेते हैं, अणु। अणु मतलब ये हमारे हो गए मॉलिक्यूल्स। तो देखो मॉलिक्यूल्स किस तरह से बन सकता है, एक तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी हो गया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर वाटर बन गया।
ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया। तो ये चीज समझे ना कि मॉलिक्यूल्स में अगर सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गए, सेम एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल हो गए। मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ओ को मिला के, या O3 हो गया, ओजोन का जो होता है ओ, इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन मिलकर क्या है, सेम एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया, H2O में तो एक O ऊपर, और यहाँ पर दोनों क्या हो गया, H और H हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल क्या है, पर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि पदार्थ का वह समूह, सूक्ष्मतम कण, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा उसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं, तो ये जब एक अणु क्या है, एक समान होते हैं, तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे जो भी तत्व है उसके, मतलब हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या होंगे, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग होते हैं। तो क्या है, किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणु गुणों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें परमाणु, एटम। एटम क्या होता है, परमाणु मतलब एटम। एटम क्या होता है, एटम क्या होता है, ये इनडिविजिबल है, पर इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये हमने देखा था एनसीईआरटी जब हमने पढ़ी थी। अभी क्या है, अभी इसमें देखो जैसे जैसे स्तर आपका बढ़ता जाएगा यूपी बोर्ड के हिसाब से, तो मैं आपके स्तर को भी बढ़ाती जाऊंगी। अभी क्लास 6 पढ़ रहे हैं, जो चीजें दी हैं हम क्लास 6 ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मैं परमाणु एटम आपको पूरा डिस्कवरी बताऊंगी, जो कि हमने क्लास 9 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स से किया है अपना, है ना। तो जो चीज यहाँ पर है उस हिसाब से हम चीजों को बढ़ाते चलेंगे, देखेंगे आगे कैसे कैसे चीजों को उन्होंने ओपन किया है। ठीक, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अणु तथा परमाणु को नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। तो वही बात है, परमाणु है, मतलब एक परमाणु मिलकर क्या बना, पूरा एक अणु बन गया। ठीक है, समान परमाणुओं के संयोग से तत्व एक के अणु बनते हैं, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक के अणु बनते हैं, जैसे जल और आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अतः परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई है। ठीक, इस बात को ध्यान से दे रखिए, ये ऐसे सूक्ष्म कणों को की केवल कल्पना ही की जा सकती है, उसको देखा नहीं जा सकता। चलो नेक्स्ट है, कुछ और भी जानकारियां। क्या है, परमाणु शब्द का यूनानी भाषा में एटॉक्स कहते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये एनसीईआरटी में नहीं था कि परमाणु शब्द को यूनानी भाषा में एटॉक्स कहते हैं, एटॉक्स कहते हैं, जिसका अर्थ अविभाज्य है, मतलब इनडिविजिबल है। तो इसका अर्थ क्या है, इनडिविजिबल। ठीक, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार तत्व अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों में से बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो वही बात है कि जो डाल्टन ने बताया था कि एटम क्या है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो कि क्या है, इनडिविजिबल है। ठीक है ना। तो वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज बाद में परमाणु के विभाज्य माना गया। मतलब कि बाद में इस एटम को क्या बोला गया, ये कि विभाजित है, मतलब कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, पर ये बाद में था। पर डाल्टन ने पहले बताया था कि जो एटम है ये इनडिविजिबल है, अविभाज्य है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाज्य है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का परमाणु का मूल तत्व कण भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन का धनावेशित चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, और ये आपके न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक, चलो हमने क्या सीखा, हमने बहुत अच्छा सीखा। इसका जो एनसीईआरटी मुंह पे रहता है, इसके क्वेश्चन हम अलग से करेंगे। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, थर्ड चैप्टर, पदार्थों का पृथक्करण। अब किस तरह से इसको निकाला, मतलब कि सेपरेट आउट किया जाता है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस है यहाँ पर। तो तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, तो ये सब चीज हमको पढ़ना है। तो हम आएंगे अपना जो चीज हमें पढ़ना है। जैसे देखो, मिश्रण क्या हो गया, वायु हो गया, ये दूध हो गया, फिर आपका समुद्री जल हो गया, फिर आइसक्रीम हो गया, सोडा वाटर हो गया। तो ये किस किस चीजों से मिलकर बना है, तो वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, फिर जल, वसा, प्रोटीन, कार्बन, विटामिन। तो ये सब चीजें क्या है कि कौन कौन सा मिक्सचर किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर, शुद्ध पदार्थ, जो आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस की यहाँ पर बात हो रही है।
प्योर सब्सटेंसेस। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है एवं इनके कण समान होते हैं, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा, तांबा, नमक, शक्कर आदि। तो ये क्या है? सोना, सोना प्योर 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 सोना, प्योर चांदी, प्योर लोहा, प्योर तांबा, प्योर नमक, तो प्योर शक्कर। तो ये सब चीज क्या हो गई? प्योर सब्सटेंसेस हो गए। मतलब कि सोने में जो सोना है, जो गोल्ड है, उसमें गोल्ड के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे, इसीलिए वो प्योर है। ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि शक्कर में सभी कण समान होते हैं, इसी प्रकार नमक में भी सभी कण समान होते हैं, परंतु नमक एवं शक्कर के कण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं हैं। शुद्ध पदार्थ भी तत्व एवं यौगिक में बटे होते हैं। आइए गुणों के आधार पर निम्नलिखित तालिका के मध्य एक की शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण के अंतर को समझें। तो क्या है अंतर? आइए देखते हैं क्या इन्होंने समझाया है। कि देखो, शुद्ध पदार्थ क्या है? कणों के प्रकार। शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है। मिश्रण में दो या दो से अधिक कणों से मिलकर बनता है। फिर संगठन, इनका संगठन निश्चित होता है, मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं, गुण, जैसे नमक और चीनी। ठीक है। और ये पानी है, इसमें चीनी का घोल को चीनी को घोल दिया, तो ये क्या हो गया? आपका शुद्ध पदार्थ हो गया। फिर जैसे शरबत, चाय। अब मिश्रण में क्या हो गया? चाय कैसे मिश्रण हो गई? चाय में चाय पत्ती भी डाला, चीनी भी डाला, दूध भी डाला, तो ये क्या है? किसी ने इलायची भी डाली, तो वो क्या हो गया? मिश्रण हो गया। पदार्थ की प्रकृति, शुद्ध पदार्थ में उसके अव्यय दिखाई नहीं देते, अतः यह समंग मतलब एक जैसा होता है, नमक शक्कर। ठीक। फिर इसमें हो जाएगा, जबकि इसमें जल, बालू मिश्रण। मिश्रण मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक बीकर है, उसमें अगर सैंड को मिला देंगे तो वो क्या हो गया? वो एग्जाम्पल हो गया मिक्सचर का। ठीक। और अगर उसी में चीनी मिलाएंगे पानी में, तो वो क्या है? तो पूरा घुल जाता है, तो वो है, वो भी मिक्सचर, पर होमोजेनियस मिक्सचर है, एक सा मिक्सचर है। ठीक। अब एलिमेंट और कंपाउंड समझते हैं। एलिमेंट क्या हो गया? जैसे कि तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। एक ही तत्व के एक या एक से अधिक समान प्रकार के परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं। तत्व एवं उससे मिलकर बने अणुओं का गुण समान होता है। यौगिक के अणु में दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है, जैसे जल का एक अणु हाइड्रोजन में दो परमाणु में ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर बना। ठीक है, ये तो भी हमने देखा था। नेक्स्ट देख लेते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार में क्या हो जाएगा? होमोजेनियस मिश्रण, मतलब समांगी मिश्रण, और विषमांगी मिश्रण। ठीक है। समांगी और विषमांगी आपका मिश्रण, दो तरह का मिश्रण होता है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि समांगी मिश्रण में क्या होगा? एक गिलास लें, उसके साथ मतलब वही बात है कि ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक, ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित हो, मतलब कंपोनेंट्स उपस्थित, किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाता है। जब चीनी को पानी में घोल देते हैं, तो चीनी अलग अलग से नहीं दिखती है, क्या है? वो घुली हुई होती है, तो वो क्या हो गया? वो आपका समांगी मिश्रण हो गया। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका विषमांगी हेटेरोजेनस मिक्सचर, कि ऐसे ठोस अवस्था द्रव्य पदार्थ के मिश्रण जिसके अनेक अव्यय पदार्थ को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, शिवांगी मिश्रण कहलाता है। इसी प्रकार के मिश्रण के सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते। ठीक है, इजी है। मिश्रण के गुण। मिश्रण के सामान्य गुण इस प्रकार है। मिश्रण में घटक अवयव किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। तो वही बात है कि जो मिश्रण है उसमें घटक किसी भी अनुपात में मिले, तो मिश्रण में घटकों के अपने गुण विद्यमान रहते हैं। तो ये चीज ठीक है, मिश्रण का सब पता ही है। मिश्रण के विभिन्न अवयवों में के पृथक्करण की आवश्यकता जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ से पढ़ेंगे कि पृथक्करण का आधार एवं पृथक्करण की विधियां। तो मिश्रण के अनेक अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को पृथक्करण करते हैं, मतलब सेपरेशन कहते हैं। किसी भी मिक्सचर से किसी चीज को हटाना है, तो वो क्या हो गया? उसका सेपरेशन की प्रक्रिया हो गई। जैसे कि चावल से कंकड़ को हटाना है, तो वो एक पृथक्करण का प्रक्रिया है, जिसमें कि हस्त चयन किया जाता है, हैंड पिकिंग की जाती है। तो वो सारे मेथड्स हमको करने हैं, और ये मेथड्स आपको क्लास 9th एनसीईआरटी में दी हैं, जो कि आपको क्लास 6 में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मिश्रण के अनेक अवयवों को पृथक करने के लिए मिश्रित अवयवों को विलय, चुंबक के प्रति आकर्षित भार, घनत्व, आकृति के आकार, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उन्होंने कहा है कि सेपरेट करेंगे, घनत्व के आधार पर, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के आधार पर, इस तरीके से। जैसे कि हो गया विनोइंग, फटकारना या ओसना। तो इसमें क्या होता है कि एक लेडी खड़ी है, उसके पास क्या है? सूप है। अब सूप में क्या है? यहाँ पर मान लो गेहूं है, उसके पास खूब सारा गेहूं है, और गेहूं के साथ साथ कचरा भी है, कुछ भूसा भी है। तो वो क्या करेगी? यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ये लेडी खड़ी रहती है हाथ में पकड़ के, और यहाँ पर हवा की दिशा क्या होती है? इस तरफ होती है। तो वो क्या करेगी? सूप को इस तरह से ऐसे ऐसे हिलाएगी, तो हिलाने से क्या हो जाएगा कि जो कचरा है वो दूर भाग के गिर जाएगा कहीं पे, और ये जो गिरा रही है, इसका यहाँ पर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये गिरता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर आप पिक्चर से समझ सकते हैं। ये सेम पिक्चर यहाँ दी हुई है कि देखो किस तरह से गेहूँ को सेपरेट आउट कर रही है, इसके भूसे को अलग कर दे रही है, गेहूँ नीचे गिर जा रहा है और भूसा अलग हो जा रहा है। तो ये विनोइंग की विधि हो गई, आपकी पृथक्करण की एक विधि हो गई। थ्रेशिंग में क्या होता है? थ्रेशिंग में ये पूरे इस तरीके से इसे झाड़ से बना लेते हैं। जैसे मान लो गेहूँ उत्पन्न हो गया, अब उन्होंने क्या किया, इससे झाड़ सा बना लिया। अब झाड़ से बना इसको एक तरफ से बांध दिया। अब इसको क्या करेंगे, फटकारेंगे, पटकेंगे। इस तरीके से पटकते हैं। तो पटकने से क्या होगा, इस पे जो लगे हुए ग्रेन्स होते हैं, इस पे इस तरीके से लगे हुए ग्रेन्स होते हैं, तो ये क्या है, टूट कर नीचे गिर जाते हैं। तो इस विधि को बोलते हैं थ्रेशिंग। एंड अब बात करते हैं हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग वही बात है जैसे कि चावल में से कंकड़ निकालना, या कोई चीज गिर गई है, दाल में से चावल को अलग करना, तो ये हो जाती है हैंड पिकिंग, जो कि घर पर दादी लोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं सीविंग। सीविंग क्या हो जाता है, छानना। जैसे चाय पत्ती से छानना, या आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे जब मोरंग पड़ी होती है, गिट्टी पड़ी होती है, तो उसमें क्या है, इस तरीके से चलना लगा होता है और यहाँ से उसको हाथ से चला जाता है, तो नीचे नीचे क्या है, जो आपकी रेत है वो नीचे गिर अब आइए देख लेते हैं सब्लिमेशन की विधि को। तो सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो डायरेक्टली क्या है, जैसे कि नैप्थलिन की बॉल्स है, तो नैप्थलिन की बॉल्स क्या होता है, आप कपड़े में रखते हैं और देखते हैं कि वो डायरेक्टली क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, और वो उड़ जाती है। तो वो क्या एग्जाम्पल हो जाता है, वो आपका हो जाता है एग्जाम्पल सब्लिमेशन का, कि हम उन्हीं कपड़ों की सुरक्षा के लिए उसमें सफेद रंग की गोली नैप्थलिन रखते हैं। कुछ महीनों बाद गोली छोटी सी हो जाती है, गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, नैप्थलिन समान ताप पे क्या होती है, वाष्पीकृत करती है, मतलब इवेपोरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने की विधि को क्या बोलते हैं, तो ये हो जाती है आपकी ऊर्ध्वपातन। ठीक, इसी का एग्जाम्पल हो जाता है क्या, कांच की प्याली में कपूर, साधारण नमक का मिश्रण। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पर याद रखना है। आयोडीन, नैप्थलीन, नौसदर, फिर आपका नैप्थलीन को भी अन्य मिश्रणों में इस विधि से द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ऊर्ध्वपातन, हमने देख लिया। अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव्य से पृथक करना। देखो, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। सब्लिमेंटेशन सेडिमेंटेशन से कंफ्यूज नहीं होंगे। सेडिमेंटेशन अलग चीज है। सेडिमेंट होना मतलब कि नीचे कोई चीज का बैठ जाना। अब नीचे कोई चीज बैठ जाएगी तो उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मेरे पास एक बीकर है, इसमें क्या किया मैंने, यहाँ से क्या करिए, कंकड़ आकर डाल दिए, और यहाँ पर इस बीकर में क्या था, पानी भरा हुआ था। ठीक, पहले पानी भर देते हैं इस बीकर में पूरे में, इसमें ऐसे ऐसे करके पानी, अच्छे से पानी ये पूरा भरा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसमें क्या लाकर जो रेत थी, रेत को मैंने इसमें डाल दिया और इसको चला दिया। तो जब चलाने के बाद देखा थोड़ी देर बाद, तो क्या पाया, जब इसको छोड़ दिया तो जो आपकी रेत थी वो नीचे इस तरह से आकर बैठ गई, और जो पानी था वो पानी ऊपर इस तरह से रह गया। तो ये प्रक्रिया क्या हो जाती है, सेडिमेंटेशन। तो इसको बोलते हैं सेडिमेंट। ठीक है, अवसाद। तो ये हो गया आपका अवसाद। और इसको जब उलेटेंगे, मतलब कि उलेटने का मतलब समझेंगे कि ये इसको टेढ़ा किया, तो टेढ़े करने से क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। अब पानी निकल के मैंने इसको अलग से बीकर में, इसको मान लो यहाँ पर कलेक्ट कर लिया, तो सारा का सारा पानी क्या हो गया, अब इस बीकर में आ गया। तो ये जो पानी यहाँ से निकला और मिट्टी नीचे बैठी रह गई, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं डिकेंटेशन। ठीक है, निस्तारना, निथारना, सॉरी, निथारना। ठीक, तो इस यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि इस प्रकार बालू और पानी के मिश्रण से बालू को अलग करना, ये आपका तलछट्टीकरण है, और पानी को पृथक करना ये आपका निथारना कहलाता है। ये आपका डिकैंटेशन को आप वो भी बोलते हैं, निस्तारण भी होता है, डिकैंटेशन निस्तारण, और आपका निथारना भी होता है। तो जो आपको समझ में आए इसको आप इस तरीके से जो भी हिंदी का टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में कैसे रहता है, ऐसे तो कुप्पी तरह की रहती है और इसको ऐसे बीकर में डाल देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मान लो मेरे पास कोई भी एक, जैसे चाय पत्ती को छानते हैं ना, तो चाय पत्ती क्या है, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय नीचे छन जाती है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। साधारण साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पानी से पहले सब्जियों को ठोस, मतलब वही बात है कि पानी से जो उनका जूस निकला उसको अलग कर देते हैं और गूदा अलग रह जाता है। फिल्ट्रेशन की सिंपल विधि है। फिर आपका फिल्टर पेपर के थ्रू होता है ये सेम चीज। ठीक है,
ईजी है, इसमें कुछ नहीं। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक कहाँ यूज होती है, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन में हो गई। सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक होती है मिक्सर, जब हम मिक्सर ग्राइंडर चलाते हैं, ठीक है। फिर हम उसको उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये लेबोरेटरीज में भी यूज होती है, सब हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, ठीक से। क्रीम का निकालना, फिर बहुत तेज तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिससे कि चिकनाई के हल्के कण भारी कणों से पृथक हो जाते हैं, और इस प्रक्रम को अपकेंद्रण कहते हैं, मतलब आपको सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं वाष्पीकरण, आपका वाष्पन विधि, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन की विधि से क्या होता है कि जल, जैसे आपने देखा होगा, जल अगर बारिश के बाद थोड़े दिन से रह जाए तो वो उड़ जाता है, या घर में भी अगर कहीं नीचे पानी गिर जाए तो उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो पानी वाष्पित हो जाता है। तो इससे क्या है, इसका उपयोग नमक को बनाने में किया जाता है। समुद्री इलाकों में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं, गहरे गहरे, और उसमें पूरा समुद्र का जल डाल दिया जाता है लाकर। तो क्या होता है, धीरे धीरे वाष्प होता है जब पानी, तो जब पूरा पानी उड़ जाता है तो वहां पर सिर्फ नमक रह जाता है। तो इस प्रक्रिया से को बहुत ज्यादा उपयोग होता है नमक को बनाने में। तो वही चीज आपकी ये इवेपोरेशन में यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, किसी द्रव्य का, मतलब कि कोई भी जो लिक्विड है उसका वाष्प में परिवर्तित होना, मतलब लिक्विड का कन्वर्ट हो जाना किसमें, वेपर्स में। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका वाष्पीकरण, वाष्पन होता है, वेपोराइजेशन होता है, या इवेपोरेशन इसको आप बोल सकते हैं, तथा इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहलाती है। इवेपोरेट हो गया। अब बात करते हैं आसवन। तो आसवन डिस्टिलेशन की जो विधि है ये आपकी कहाँ पर उपयोग में आती है, ये आपकी दो ऐसे लिक्विड हो, मतलब जो ये दो लिक्विड्स में होती है, और दो ऐसे लिक्विड जो कि कैसे हैं, उसमें घुलनशील है, मतलब आपस में घुलनशील है। तो उन घुलनशील लिक्विड्स को अलग अलग करने की विधि को बोल देते हैं डिस्टिलेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक मेरे पास मिक्सचर है, मिक्सचर किस चीज का है, मान लो ये मेरे पास एक बीकर है और इसमें मिक्सचर किस चीज का पड़ा हुआ है, इसमें एसीटोन है, और प्लस आपका क्या है, वाटर है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हीट आउट करेंगे, जब इसको जब गर्म किया जाएगा नीचे से इस तरीके से, तो क्या होगा, यहाँ पर वेपर्स रिलीज होंगे, वेपर्स रिलीज होंगे, और यहाँ पर ये कंडेंस होकर इस ट्यूब में इकट्ठे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो वाटर है वो कंडेंस हो जाता है इस तरह, सॉरी, वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो यहाँ पर साइड साइड में रह जाता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स यहाँ पर रह जाते हैं, और यहाँ से क्या है, ठंडा भी किया जा रहा होता है, तो वाटर क्या हो जाता है, एक तरह से कंडेंसर, वाटर कंडेंसर लगे होते हैं, और ये कंडेंस हो जाता है वाटर, और वाटर यहाँ से आउटलेट से यहाँ से निकाल देंगे, और जो यहाँ पर जो लिक्विड आएगा इस तरीके से निकलता हुआ नीचे, इसको इकट्ठा यहाँ पर कर लिया जाएगा। तो ये जो लिक्विड इकट्ठा हुआ ये क्या हो गया, ये एसीटोन हो गया। तो इसका मतलब कि एसीटोन और वाटर एक दूसरे में क्या थे, घुलनशील थे, मिसिबल लिक्विड्स थे। तो इन मिसिबल लिक्विड्स को क्या करा जाता है, अलग अलग किया जाता है। तो इस विधि को बोल देते हैं डिस्टिलेशन। चलिए, तो इसको, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पैराग्राफ अच्छा है कि एक बीकर में आधे भाग से अधिक पानी भरें। इसमें फिटकरी को तब तक घोला जाए जब तक कि पानी में फिटकरी घुलना बंद ना हो जाए। तो मतलब वही बात है कि क्या किया कि एक बीकर में पानी लिया, और इसमें पानी में क्या कर दिया, फिटकरी को घोला। ये मेरे पास फिटकरी है, इसको घोला, और इसको तब तक घोला कि जब तक कि वो घुलना बंद ना हो जाए। तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन बोलते हैं, मतलब कि ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोल देते हैं, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, कि अब इसके बाद ये फिटकरी जो है उसमें नहीं घुलेगी। इस घोल को जब आप गर्म करते हैं तो क्या होगा कि फिटकरी फिर से घुलना स्टार्ट हो जाती है, अर्थात फिटकरी की कुछ मात्रा जल में घुल जाती है। अब इस घोल को बिना हिलाए ठंडा करें। अब ये जो घोल बन गया, जब पूरी की पूरी अच्छे से फिटकरी पूरी घुल गई, अब इसको ठंडा करें, और कुछ घंटों बाद फिटकरी के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं, मतलब उसको छोड़ दिया जाएगा एज सच, और फिर क्या हो जाएंगे, फिटकरी के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन एक तरह का क्या होता है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट बिंदु यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, जो क्रिस्टलीकरण होता है, ये एक तरह का भौतिक परिवर्तन के अंदर आता है। देखो क्या चीज थी, सिंपल क्या था कि एक बीकर है, इसमें फिटकरी थी, फिटकरी को क्या किया, पानी में घोला, सिंपल यही तो था। ये मेरे पास इसमें पानी पड़ा हुआ था, पानी को फिटकरी में घोल दिया, और इसको जब ये नहीं घोली तो इसको क्या किया, हीट किया, तो इसको ये पूरा घोल दिया। तो इसका मतलब कि अब ये पानी में फिटकरी क्या थी, पूरी की पूरी घुल गई, ठीक है। अब इसको क्या करा, इसको कूल करने के लिए रख दिया, ठंडा करने के लिए रख दिया। जब ठंडा करने के लिए रखा तो देखा, पाया गया कि ये जो फिटकरी थी इसके कुछ ऐसे ऐसे क्रिस्टल्स पाए गए। तो इसका मतलब कि फिटकरी जो शुरू में थी, वही फिटकरी
फिटकरी अभी भी रही, तो इसका कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाता है? ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है कि उसने अपने गुण में परिवर्तन नहीं करा, फिटकरी जैसी थी वैसी ही फिटकरी रही। तो ये क्या हो जाता है? आपका क्रिस्टलाइजेशन भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट बात करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि में वही बात है कि चुंबक का इस्तेमाल करके चीजों को सेपरेट आउट करते हैं। जैसे कि ये आप यहाँ देख सकते हैं कि छड़ हो गया, दंड चुंबक ये है आपका, फिर कील हो गई, बालू हो गई, सुई हो गई, सबको अलग अलग कर सकते हैं चुंबक के इस्तेमाल से। क्रोमैटोग्राफी की टेक्निक जो होती है ये एक तरह से रंग वाली चीजों, क्रोमा मतलब होता है रंग। ठीक है, तो रंग के मतलब रंग जिस हिसाब से पानी में घुलनशील होता है उस हिसाब से रंग को सेपरेट आउट कर सकते हैं। मतलब एक मेरे पास अगर एक डाई है, अब डाई को क्या किया, मैं क्रोमेटोग्राफिक प्लेट होती है इस तरीके से। ठीक है, तो इस क्रोमेटोग्राफिक प्लेट में अब आपको यहाँ पर ना मैं इसमें पढ़कर बताती हूँ, पहले समझ लो। तो इसमें क्या है, डाई लगा दी। अब जैसे जैसे जो रंग पानी में ज्यादा घुलनशील होंगे वो तेजी से ऊपर बढ़ेंगे। तो मतलब जितना ज्यादा कोई भी कलर घुलनशील होगा पानी में वो उतनी तेजी से ऊपर बढ़ेगा और उतनी तेजी से वो सेपरेट आउट होगा। अब यहाँ पर वही सेम चीज आपको दी हुई है कि अपने आसपास के विभिन्न रंगों की वस्तुएं जो होती हैं वो विभिन्न रंगों से बनी होती है। हमें प्रतीत होता है कि जो रंग दिखाई दे रहा है वह उसका मूल रंग है, पर वो उसका मूल रंग नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि स्याही का दिखाई देने वाला नीला रंग नीले रंग से कई रंगों से मिलकर बना होता है? ठीक है, तो इसको क्या है, क्रोमैटोग्राफी प्लेट की वजह से हेल्प से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। एक सफेद चौड़ी चौक ले, चौक के नीचे वाले हिस्से से थोड़ा सा ऊपर ड्रॉपर से बूंद स्याही डालकर चारों ओर एक लाइन बनाएं। एक प्लेट पे थोड़ा पानी लेकर उसमें चौक का चौड़ा वाला हिस्सा रखें। ध्यान रखें जल स्तर स्याही लगी निशान से नीचे रहे। तो क्या आप देखेंगे यहाँ पर कि उसमें अलग अलग तरह के आपको क्या नोट मिला कि चौक की ऊपरी सतह तक जल के अवशोषण किए जाने के पूर्व ही चौक पानी में जल से बाहर निकाल ले, मतलब वो घुलना नहीं चाहिए। क्या देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं कि स्याही में केवल एक नीला रंग दिखाई देता है, परंतु वास्तविक में यह स्याही कई रंगों से मिलकर बनी होती है। रंगों में पृथक्करण की यह विधि क्रोमैटोग्राफी कहलाती है। ठीक है, तो और जो जितना ज्यादा घुलनशील होगा वो उतना ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। क्रोमैटोग्राफिक प्लेट ऐसी होती ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये आपकी टेक्निक बहुत अच्छी है कलर सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए। ठीक, तो आज हम इतना ही रखते हैं, फिर कल हम बाकी चैप्टर्स करेंगे। तो आज हमने 3 चैप्टर्स करे हैं कंप्लीट। कल हम 4-5 चैप्टर्स और कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी 1-2 दिन 3 दिन में एक एक बुक हो जाएगी, निपट जाएगी, और इस तरह से हम बाकी चीजों को भी कवर कर लेंगे। और आपको ये सेशन कैसा लगा ये आपकी जिम्मेदारी है मुझे बताना, जिससे कि मैं आगे के सेशंस को भी फ्रेम करने में मुझे हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।